बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है वॉर्शल एल्गोरिथम। बेसिकली जो वॉर्शल एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम भी यूज़ किया जाता है ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड आउट करने के लिए। तो अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने ट्रांजिटिव क्लोजर से को फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड आपको बताए थे। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लें, देन आप फिर इस वीडियो पर मूव करें ताकि आप जो है वो सारे कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सकें। तो चलें अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड आउट करने के लिए एक एल्गोरिथम हम डिस्कस करते हैं, इसका नाम है वॉर्शल एल्गोरिथम। एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, इसको समझते हैं हम। वॉर्शल एल्गोरिथम नेम आफ्टर द स्टीफन वॉर्शल हु डिस्क्राइब दिस एल्गोरिथम इन 1960 इज़ एन एफिशिएंट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ रिलेशन। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको किसी एल्गोरिथम, किसी प्रोग्राम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो एल्गोरिथम को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और फिर एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा। आप चाहें तो उसका कोड लिख सकते हैं और कंप्यूटर के थ्रू इस एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 1960 में स्टीफन वॉर्शल ने सबसे पहले इस एल्गोरिथम को पेश किया और ये एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली ट्रांजिटिव क्लोजर को, किसी रिलेशन की ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड आउट करने का सबसे एफिशिएंट मेथड है। तो ज़रा देखते हैं कि इसमें और क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स है। पहली बात यह है कि इसके अंदर लेट एन, हम ये सपोज कर रहे हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट। सपोज कीजिए कि आपके पास जो भी सेट है जिस पर रिलेशन डिफाइन की गई है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एन है, यानी उस सेट की जो कार्डिनैलिटी है, बेसिकली जो मॉड में लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। तो उस सेट की जो कार्डिनैलिटी है, सपोज कीजिए कि वो एन है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सेट है जिसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो इट मीन्स कि वहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो 4 असाइन की जाएगी। ठीक है जी। सेकेंड मेन पॉइंट इसके अंदर ये है कि लेट W0, W1, W2 अप टू Wn बी द वॉर्शल सेट्स। हमें क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास n की वैल्यू 4 है तो आपको यहाँ पर 4 वॉर्शल सेट फाइंड आउट करने होंगे, W0, W1, W3 और W4। ठीक है जी। ये किस तरह फाइंड आउट किए जाएंगे ये अभी हमने आगे चलकर देखना है। थर्ड स्टेप इसका ये है टू फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर, मीन्स थर्ड स्टेप नहीं, थर्ड रूल आप जिसे कह सकते हैं, या थर्ड पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। To find the transitive closure of a relation R on A, the maximum of n Warshall set of which Wn is the last need to be computed। यानी जो आप फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू है आपके पास 4, तो अब आपने यहाँ पर जो है वो 4 वॉर्शल सेट निकालने होते हैं। होता यहाँ पर यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने W1 फाइंड आउट करना है तो ये W1 जो है वो W0 से फाइंड आउट किया जाता है। W2 फाइंड आउट करना है तो W2 जो है वो W1 से फाइंड आउट किया जाता है। यानी अगर आपको WK फाइंड आउट करना है तो WK को फाइंड आउट करने के लिए WK-1 को यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो और सबसे लास्ट में जो थर्ड पॉइंट आपको पास बताया गया है कि जो सबसे लास्ट में WN आप कैलकुलेट करते हैं वही बेसिकली आपका ट्रांजिटिव क्लोजर होता है। ठीक है जी। तो ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड आउट करने के लिए आपने वॉर्शल सेट निकालने होते हैं और ट्रांजिटिव क्लोजर फाइनली जो WN सेट होता है वो ट्रांजिटिव क्लोजर होता है। अब बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं कि इस एल्गोरिथम का प्रोसीजर क्या है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप इसको बुक से स्टडी करेंगे या किसी और तरीके से देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो आपके लिए यहाँ पर ये जितनी भी मैंने बातें की हैं ये आपके लिए बहुत सिंपल कर बताई हैं ताकि आप इन ज़रा कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सकें। और ये डिस्कशन जो मैं यहाँ पर कर रहा होता हूँ ये बेसिकली उस डिटेल के लिए होती है ताकि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इन लेक्चर्स को अगर आप डिटेल से फॉलो कर लेंगे तब भी आपको मेन कॉन्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो समझ आ जाएगा। द प्रोसीजर टू कंप्यूट WK यानी वॉर्शल सेट फ्रॉम K-1, वॉर्शल की जो प्रीवियस सेट है उसमें से WK यानी K-1 से आप WK कैसे निकालते हैं, वो तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने करना है कॉपी 1 टू ऑल एंट्रीज इन WK फ्रॉम WK-1। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप W1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो W0 के अंदर, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ K की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर जब K की वैल्यू 1 असाइन करेंगे तो ये W0 होगा। तो W0 का जो वॉर्शल सेट होगा वहाँ पर जहाँ जहाँ पर 1 मौजूद है वो आपने एज इट इज़ कॉपी कर देना है, कहाँ पर, WK के अंदर। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल W0 में जहाँ जहाँ पर 1 मौजूद है उसको आपने एग्जैक्टली कॉपी कर देना है, कहाँ पर, W1 में, W1 वॉर्शल सेट के अंदर। ठीक है जी। वेयर देयर इज़ 1 इन WK-1। सेकेंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है, यानी सेकेंड हमारा इस एल्गोरिथम का पार्ट ये है कि फाइंड द रॉ नंबर P1, P2, P3 फॉर विच देयर इज़ 1 इन कॉलम K।
हमने उन रॉ नंबर्स को फाइंड आउट करना है जहाँ के जिनके कॉलम्स के अंदर जो है वो 1 मौजूद है। ठीक है जी। फाइंड द रॉ नंबर्स, हमने वो रॉ नंबर्स निकालने हैं। फाइंड द रॉ नंबर्स P1 P2 अप टू Pn फॉर विच देयर इज़ 1 इन द कॉलम के। तो आपने ढूंढना है कि फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट किस कॉलम के अंदर आपके पास जो है वो 1 एग्जिस्ट करता है, तो उस कॉलम का नंबर आपको रिक्वायर्ड है इन WK-1 एंड द कॉलम नंबर्स Q1 Q2 Q3 और आपने वो कॉलम्स ढूंढने हैं जहाँ पर देयर इज़ 1 इन रॉ K इन WK-1। फिर से देखते हैं इसको। पहली बात आपको ये है कि आपने वो रॉ नंबर्स यानी फाइंड द रॉ P1 P2 फॉर विच देयर आर 1 इन द कॉलम K। तो पहले आपने उन कॉलम्स को फाइंड आउट करना है जिन कॉलम्स के अंदर क्या है, रॉ के उन कॉलम्स को फाइंड आउट करना है जहाँ पर 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। इन WK-1 यानी अगर आप WK फाइंड आउट करें, मिसाल के तौर पर अगर ये W0 है और W1 निकाल रहे हैं तो ये सारा काम आपने W0 के ऊपर करना है। एंड द कॉलम नंबर्स Q1 Q2 Q3 फॉर विच देयर इज़ 1 इन अ रॉ K। और फिर आपने उन कॉलम नंबर्स को करना है कि जिनकी रॉ की एंट्री के अंदर आपके पास 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। और ये सारा काम होगा WK-1 के लिए। ठीक है जी, क्योंकि हम WK-1 से एक्चुअली WK वाली जो वार्शल सेट है वो बनाते हैं। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ साथ रहेंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। थर्ड हमारा टास्क ये है, थर्ड टास्क हमारा ये है कि आपने यहाँ पर mark entries in WK as 1 for PI and QI for WK if there are not already 1। आपने 1 एंट्री मार्क करनी है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि आपने 1 सर्च करना है रॉ में और कॉलम में, सिंपल वे में कॉलम में सर्च करना है और फिर उनसे आपने बनाना है ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स में जो भी नंबर आपके पास लिखा होगा एग्जैक्टली सेम लोकेशन के ऊपर आपने WK वाली जो एंट्री है उस WK वाली एंट्री में आपने 1 मार्क करना होगा, राइट। और फोर्थ पॉइंट है स्टॉप हमने उस वक्त करना है व्हेन WN इज़ ऑब्टेन। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 4 है तो जहाँ पर आपको W4 मिलेगा तो W4 बेसिकली आपका ट्रांजिटिव क्लोजर हो जाएगा। ठीक है जी, तो और वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी एल्गोरिथम समझ आ गई है, और अगर नहीं समझ आई है तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर इस एग्जांपल के थ्रू हम इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो बहुत ध्यान से आपने देखना है क्योंकि मैं आपके साथ अभी फ़िलहाल एक ही एग्जांपल को बहुत डिटेल से डिस्कस करूँगा और आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहीं से बनवाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक सेट है आपके पास 4, 6, 8 एंड 10, और अगर आप नोट करें तो ये सेम प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर ट्रांजिटिव के लिए अटेम्प्ट कर चुका हूँ। तो आप वहाँ से जो यहाँ से जो रिज़ल्ट निकलेगा यानी जो वार्शल एल्गोरिथम से जो ट्रांजिटिव क्लोजर निकलेगा वो, और जो मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था जिसमें हमने MR मैट्रिक्स एक फॉर्म की थी, शायद आपको याद हो, रिलेशन की एक मैट्रिक्स के थ्रू हमने किया था काम, तो वहाँ से हम इस रिजल्ट्स को मैच भी कर सकेंगे। तो सपोज़ कीजिए कि एक सेट है आपके पास ये, और उस सेट पर एक रिलेशन डिफाइन की जाती है 4, 4, 4, 10, 6, 6, 6, 8 एंड 8, 10 इज़ अ रिलेशन R ऑन अ सेट A। Determine the transitive closure of R by using वार्शल एल्गोरिथम। तो ऑफ कोर्स कि ये जो रिलेशन है अभी ये कम्प्लीटली ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स मिसिंग है जो उसको ट्रांजिटिव करते हैं, तो उसको आपने वार्शल एल्गोरिथम से फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है इसके लिए तो वो ये है कि इसकी एक MR मैट्रिक्स आपने फॉर्म करनी है। लेकिन चलें उससे भी पहले हम ये करते हैं कि हम इसका एक डायरेक्टेड ग्राफ भी बना लेते हैं साथ साथ। ठीक है जी, तो डायरेक्टेड ग्राफ बना लें। इसके जो वर्टिसेस हैं वो वर्टिसेस क्या हैं, फॉर एग्जांपल इसके वर्टिसेस हैं 4, इसके वर्टिसेस हैं 6, इसके वर्टिसेस हैं 8 और इसके जो वर्टिसेस हैं वो हैं 10। और कई दफ़ा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये डायरेक्टेड ग्राफ किस तरह बनता है। अब अगर देखिए तो 4, 4 पर लूप कर रहा है प्रॉब्लम के अंदर। इसी तरीके से 4, 10 से कनेक्टेड है, तो आपने 4 को 10 से कनेक्ट कर दिया, ऐसे देखिए 4 10 से कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से 6 6 से कनेक्टेड है, तो आपने 6 को 6 से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली 6 8 से कनेक्ट है, तो आपने यहाँ पर 6 को 8 से कनेक्ट कर दिया। और इसी तरीके से जो है वो 8 10 से कनेक्ट है, तो 8 को आपने डायरेक्टेड 10 से कनेक्ट कर दिया। ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ बन गया।
और अब चूँकि हम ग्राफ के थ्रू देख चुके हैं ऑलरेडी कि यहाँ पर ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 से कनेक्ट है, और इसी तरीके से जो है वो 4 से 10 से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो है वो 4 10 होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 10 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ऑफ कोर्स एक ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग है। तो आप ज़रा इसमें ढूंढिए कि इसमें वो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर या कौन सी एज मिसिंग है जो उसको ट्रांजिटिव बना सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ इसके MR के ऊपर, यानी मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म करता हूँ। ये जो रिलेशन मेरे पास मौजूद है, इस रिलेशन का मैं जल्दी से एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास इस रिलेशन का एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स बनाना काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए। तो ये आपके पास आ गया है इसका मैट्रिक्स। अब ज़रा जल्दी से इस मैट्रिक्स में नंबर्स को पुट कर लीजिए। तो 4 हैं आपके पास, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 1 0 0 1। सपोज़ कीजिए, अब मुझे बार बार यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी लिख चुका हूँ। 4 6 8 10, 4 6 8 एंड 10। अब यहाँ पर जो भी पेयर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं उसके प्लेस के ऊपर आपने 1 असाइन करना है। 4 है तो 4 पर 1 लिख दीजिए। 4 10 अवेलेबल है तो 4 और 10 पर आप 1 लिख दीजिए। 6 पर आप 1 लिख दीजिए और बाकी सारे नंबर्स को 0 कर दीजिए। तो जब मैं इन रिलेशंस को ड्रॉ करता हूँ तो 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये आपके पास आ गई एक रिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है जी। आप मुझे साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि इस सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है। तो कार्डिनैलिटी बेसिकली इस सेट की कार्डिनैलिटी ऐसे शो किया था, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और वो 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, कहाँ तक आपको जाना है। Thus we have to find the Warshall set W0, W1, W2, similarly W3 एंड W4। ठीक है, आपको ये सारे वॉर्शल सेट आपने फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर n की वैल्यू 4 है तो WN तक आपने जाना होगा, और एग्जैक्टली ये जो WN है आपके पास, ये WN रिप्रेजेंट करेगा इसकी कार्डिनैलिटी को। तो ये WN जो है वो बेसिकली इसकी कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने यहाँ पर WN तक जाना होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आप ज़रा बताएं मुझे कि हम जी, तो हमने यहाँ पर WN तक जाना है, और सबसे पहला काम यह है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, W0 को सेट करना है। ठीक है जी। तो W0 को आपने सेट करना है। W0 को आपने ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले, अच्छा, अब W0 क्या होगा, द फर्स्ट सेट W0 is same as MR। ठीक है जी। तो जो पहली रिलेशन है आपके पास वो एग्जैक्टली, यानी ये जो रिलेशन आपके पास मौजूद है, आप उसको एज इट इज़ WR के तौर पर लिख सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ। तो ये बन जाएगा आपके पास W0 इज़ इक्वल टू WR, और ये इक्वल होगा आपके पास, ये आपने जो है वो एक मैट्रिक्स बना ली है। मैं उसको रीराइट कर रहा हूँ, चूँकि ये आपके पास बन गई है मैट्रिक्स, और इसमें वही एलिमेंट आपने रीराइट कर दिए। अब ज़रा ध्यान से आपने देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। 1 0 0 1 एंड 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है जी। तो अब आपने इसके अंदर क्या करा है कि ये आपका मिल गया W0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड W1। और ये W1 किससे फाइंड आउट करना है, फ्रॉम
W0, ठीक है जी। तो अब आप ये जो W0 वाली मैट्रिक्स है, इसे आपने W1 निकालना है। तो इसका जो स्टेप है वो अब बहुत ध्यान से आपने देखना है, इसमें से कोई सा भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो आपका क्या करने वाले हैं इसमें यानी ये मेरे अपने स्टेप्स हैं, ठीक है जी, ये एल्गोरिथम के स्टेप्स नहीं है, मेरे अपने स्टेप है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 1 ढूंढना है कि आपको यानी फर्स्ट आपने पहले क्या करना होता है, आपने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को चूज़ करना होता है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को। तो आपने फर्स्ट कॉलम को चूज़ किया, ठीक है जी। तो आपने ये देखा कि फर्स्ट कॉलम आपने लिया, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपने मुझे बताना है कि फ़र्स्ट कॉलम में किस लोकेशन के ऊपर जो है वो 1 मौजूद है। तो जो फर्स्ट कॉलम है इसमें फर्स्ट लोकेशन के ऊपर 1 एग्जिस्ट करता है, ये आ गया आपके पास 1, ठीक है जी, और कहीं नहीं है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने क्या देखना है, आपने यहाँ पर चेक करना है कि ये जो है वो फर्स्ट रो के साथ क्या होगा, फर्स्ट रो पे, ठीक है जी, फर्स्ट रो। अब आप ये देखिए ये है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में किन लोकेशंस के ऊपर 1 एग्जिस्ट करता है, ये फर्स्ट लोकेशन पर और फोर्थ लोकेशन के ऊपर। तो आप इसको लिखेंगे 1,4, ठीक है जी। और यहाँ से आपने एक रिलेशन फॉर्म करनी है, और वो रिलेशन कुछ इस तरह फॉर्म करनी है कि याद रखना है, इस बात को बहुत ध्यान से आपने सुनना है और अपने जहन में बैठा लेना है कि आपने जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं वो कॉलम वाइज लिखने हैं, यानी कॉलम और रो के लिए लिखने हैं, ठीक है जी। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 1,1 एंड 1,4। तो यहाँ पर ये गड़बड़ आप नहीं कीजिएगा कि रो और कॉलम का पेयर बना रहे हो, जैसे कि एल्गोरिथम में भी डिफाइन किया गया है कि फर्स्ट कॉलम की रो आप देख रहे होते हैं और फर्स्ट रो का आप कॉलम चेक कर रहे होते हैं। तो इसी के क्रॉसपॉन्डिंग जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा 1,1 और सेकंड बनेगा 1,4, ठीक है जी। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि आपने कॉलम का रो के साथ पेयर बनाना है। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है जी। अब W1 में क्या करना होता है, पहले तो मैं ये W1 आपके लिए बना लेता हूँ। W1 पहले तो ये वैसे तो ये W1 को मुझे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन चलें एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इसको पहले लिखते हैं। और लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, अगर हमने बाद में भी लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हम कौन सा इसको कंप्यूटर पर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें करना ये होता है कि जहाँ जहाँ पर यानी सबसे पहले पॉइंट ये होता है कि जो W0 में जहाँ जहाँ पर 1 मौजूद है एग्जैक्टली वहाँ पर आप 1 लिख दें, और ये जो 0 वाली पोजीशन है ये आपके पास ओपन होती हैं, और ये जो रिलेशन अभी आपने फाइंड आउट की है इन रिलेशन की जगह पर आपने 1 प्लेस करना होता है। तो चले पहला काम तो ये करते हैं कि आप एग्जैक्टली 1 प्लेस कर दें यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ पर 1 पहले से मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर 1 है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लोकेशन पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये लोकेशन खाली है, ये लोकेशन खाली है, यहाँ पर मैंने इसको 1 कर दिया। इसी तरीक़े से ये लोकेशन फ्री कर लें, ये यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, और इस लोकेशन को फ्री कर लें। इसी तरीक़े से ये सारी लोकेशन आपके पास चूँकि 0 थी तो इसे फ्री कर लें, इसे 1 कर लिया, और इसी तरीक़े से ये सारे जो नंबर्स हैं वो आपके पास आ गए 0, ठीक है जी। अब यानी ये एग्जैक्टली आपने 1 को कॉपी कर लिया W0 से पर W1 पर। अब आप इन रिलेशंस को देखिए कि 1 कहाँ पर है, तो 1 पर ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो इसलिए इसको छोड़ दें। फिर 1,4 चेक कीजिए, 1,4, अच्छा जी 1,4 कौन से लोकेशन पर होगा, यानी फर्स्ट के लिए रो और सेकंड के लिए कॉलम। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि ये x वाला पार्ट है और ये y वाला पार्ट है। तो आपने देखना है कि फर्स्ट 4 कहाँ पर होगा, तो ये पहली रो है, और फोर्थ कॉलम में आपने इसको चेक करना है, ठीक है जी। जिस तरह हम रिलेशन को ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर 1,r है, जैसे मैं आपको इधर भी बता दूँ, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, फॉर एग्जांपल 4 है, 4 है, तो एक को हम रो में देखते हैं और दूसरे को हम कॉलम में चेक कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास है 1,4, तो आप फर्स्ट रो की फोर्थ कॉलम में देखा तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये चलें, ये तो बहुत आसान हो गया कि ऑलमोस्ट आपके पास सेम मैट्रिक्स आ गए आपके पास। इनको मैं आप रिमूव कर देता हूँ और इनकी जगह पर ऑलरेडी 0 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आ गया 0 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 0, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बन गई है W1। तो उम्मीद है कि आपको ये W1 फॉर्म करना आ गई होगी। चले जी, अब हम शुरू करते हैं अपना स्टेप नंबर 2, और ये स्टेप नंबर 2 हम फॉर्म करेंगे W1 से। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। इस स्टेप नंबर 2 में अब आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर देखना होगा सेकंड
सेकंड कॉलम आपने चेक करना होगा कि 1 कहाँ कहाँ पर है, और आपने देखनी होगी सेकंड रॉ। ठीक है जी, तो सेकंड कॉलम और सेकंड रॉ की अब हमें ज़रूरत है। तो ज़रा ये बताइए कि आपके पास सेकंड कॉलम, अब आप ये देख लें, ये है सेकंड कॉलम आपके पास। सेकंड कॉलम में किस लोकेशन पे 1 मौजूद है? सेकंड लोकेशन पर 1 मौजूद है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। और इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि जो सेकंड रॉ है आपके पास, उसमें किन लोकेशन पर 1 है? सेकंड और थर्ड। तो ये आपके पास हो जाएगा 2,3। फिर आपने यहाँ से एक, इन दोनों से मिलाकर एक रिलेशन लिखना है, और उस रिलेशन में पहले कॉलम आएगा, यानी आप इसे लिखेंगे 2,2, और आप लिखने वाले हैं यहाँ पर 2,3। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, एक आपने नई मैट्रिक्स फॉर्म करनी है W2। अब वो W2 किस तरह फॉर्म करनी है आपने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब आपने अगर ये W2 मैट्रिक्स बनानी है, तो पहले तो हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। ये सपोज़ कीजिए कि मैंने अपनी मैट्रिक्स फॉर्म कर ली, यहाँ पर ये मेरी मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है जी। तो इसमें पहले जो वर्चुअल मैट्रिक्स हमारी बनेगी, उसमें ये सारे नंबर जहाँ जहाँ पर 1 है आपके पास, वो तो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है जी। तो ये 1 एज इट इज़ है, और बाकी सारे नंबर्स को फ़िलहाल ओपन कर देते हैं। दिस इज़ 1, और ये आ जाएगा, ये भी ओपन रखते हैं, ये 1, ये 1। एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर 1 है वो तो आपने एज इट इज़ कॉपी कर देना होता है। ये 1 और ये सारे नंबर्स 0 0 0 होंगे आपके पास। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, अब आपने देखना है कि ये रिलेशन, फॉर एग्जांपल 2 2, क्या 2 2 यहाँ पर 1 है, अवेलेबल है? 2 2 का मतलब है सेकंड रॉ एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ एंड सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 मौजूद है। ठीक हो गया। 2,3 चेक कीजिए, तो इसका मतलब होता है सेकंड रॉ और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रॉ और थर्ड कॉलम के अंदर यहाँ पर भी 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर भी हमें किसी किस्म की चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तो सवाल हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो गया कि इस सवाल के अंदर एज सच कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जो वर्चुअल मैट्रिक्स थी, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, वापस इनकी जगह पर 0 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 असाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास बन गया है W2। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3, और इस स्टेप नंबर 3 में आप क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 3 में आप थर्ड कॉलम को यूज़ करने वाले हैं, और इसके साथ साथ आपने देखना होगा थर्ड रॉ। ये सबसे सिंपल अप्रोच है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब आपने मुझे बताना है कि क्या बताना है कि जो थर्ड रॉ है, सॉरी जो थर्ड कॉलम है, इस थर्ड कॉलम पे 1 किस लोकेशन पर है? ऑफ कोर्स सेकंड लोकेशन पर है। ये हो गया सेकंड लोकेशन पर। और इसी तरीक़े से ये जो थर्ड रॉ है आपके पास, इसमें 1 किस लोकेशन पर है? ये देखें जो इसमें फोर्थ लोकेशन के ऊपर है, तो ये आपके पास बन जाएगा 4। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इससे ऑर्डर पेयर आपने ड्रॉ करना है, तो वो ऑर्डर पेयर क्या होगा? दिस इज 2, जो रिलेशन आप बनाएंगे वो रिलेशन बनेगा 2,4। तो ये आ गया आपके पास 2,4 जी। फिर इसी तरीके से आपने W3 के लिए एक आपने मैट्रिक्स बनानी है। एक हम पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, और फिर उसके बाद, यानी हम इसे ना वर्चुअल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो अपने क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट मिसिंग होते हैं, तो हम पहला काम तो ये करते हैं कि एक वर्चुअल मैट्रिक्स अपने लिए फॉर्म कर लेते हैं। ये बन गई है हमारी एक वर्चुअल मैट्रिक्स, और इसमें 1 वाली लोकेशन को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स को हम 1 को कॉपी कर लेते हैं, बाकी सबको एज इट इज़ रखते हैं। ये 1, अच्छा जी, ये भी 1 हो जाएगा। इसके बाद ये लोकेशन एम्प्टी रहेगी, ये सारी लोकेशन एम्प्टी है, ओपन लोकेशन है ये 1, और ये सारी लोकेशन एम्प्टी है। ठीक है जी। तो एक तरह का वर्चुअल मैट्रिक्स बन गया आपके पास। अब आप ये चेक करें कि 2,4, क्या 2,4 यानी सेकंड रॉ और फोर्थ कॉलम। अब आप यहाँ पर नोट करें, तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर टू, ये रिलेशन ये बताता है कि यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो मैं इसको ज़रा कलर को चेंज कर देता हूँ, और आपके लिए यहाँ पर 1 ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया 1, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन तमाम नंबर्स को वापस आपने क्या करना है, 0 असाइन कर देना है जैसे वो थे। तो चलें जी, इसको 0 0 कर लें, यहाँ पर 0 कर लें, 0 0 0 0 0 0 0। तो उम्मीद है कि आपको ये एल्गोरिथम समझ आ रहा होगा। अब हमारा लास्ट स्टेप है, और उस लास्ट स्टेप के अंदर हमने क्या है, W4 फाइंड आउट करना है, और ये जो हम W4 फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम W3, यही हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा। तो स्टेप नंबर 4 में हमने चेक करना है, क्या चेक करना है, फोर्थ कॉलम को चेक करना है कि 1 किन लोकेशंस के ऊपर है,
और इसके साथ साथ हमने ये चेक करना है कि फोर्थ रॉ में 1 किन लोकेशंस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो ज़रा चेक करते हैं। देखिए जी, फोर्थ कॉलम ये है आपके पास फोर्थ कॉलम में 1 3 लोकेशन पर है, 1 2 एंड 3। तो आपने लिख दिया जी, ठीक है जी, 1 2 एंड 3 है। और ये जो आपके पास रॉ है यहाँ पर तो 1 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर तो 1 कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसका रिलेशन है वो रिलेशन पॉसिबल नहीं है, रिलेशन नॉट पॉसिबल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि इसका कोई रिलेशन नहीं बनने वाला। तो जब इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास रिज़ल्ट है जो आपने W3 के लिए निकाला था, एक्चुअली यही आपका W4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही इसको आपकी ज़रूरत नहीं है। तो यही W4 आपका जो रिज़ल्ट है, यही आपका फाइनल ट्रांजिटिव क्लोजर होगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल ट्रांजिटिव क्लोजर होगा। और मिसाल के तौर पर तो हम इसको चले लिख भी लेते हैं यहाँ पर। सो द W3 is our required transitive closure। ठीक है जी। और अगर मैं चाहूँ तो इस क्लोजर को मैं अगर इसकी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इससे ऑर्डर्ड पेयर्स भी फॉर्म कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। क्यों? क्योंकि ये 4 6 8 और 10 है आपके पास। और सिमिलरली ये भी आपके पास 4 4 6 8 और 10 है। तो आप मुझे बताएं कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन क्या होगा। आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने क्यों लिख दिया इसको, यहाँ पर मुझे लिखना है जी। ये भी आपके पास है बेसिकली 4 6 8 और 10, जैसे कि प्रॉब्लम में मेंशन थी। तो आप चेक करें कि क्या होगा। 4 4 1 है, तो इसका मतलब है कि एक रिलेशन जो होगा वो 4 4 होना चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा आपको 4 10 पर 1 मिलता है, तो ये बन जाएगा 4 10। सिमिलरली आपको 6 6 होना चाहिए यहाँ पर, 6 6 6 8 भी मिलेगा आपको, 6 8। इसके अलावा होगा यहाँ 6 10। और इसका मतलब है यहाँ पर आखिरी जो नंबर होगा वो होगा 8 10 8 10। ठीक है जी। तो अगर आप इस रिलेशन को देखें और इस रिलेशन से अगर आप एक अपना डायरेक्टेड ग्राफ भी बना लें साथ साथ, तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो ये हम इसका एक डायरेक्टेड ग्राफ भी बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये बन जाएगा आपके पास 10। तो 4 4 से लूप कर रहा है आपके पास। फिर 4 10, तो 4 और 10 का एक रिलेशन ड्रॉ कर रहे हैं हम। फिर 6 6 से लूप कर रहा है यहाँ पर, और 6 8 का एक रिलेशन ड्रॉ हो रहा है। ये 6 8 का एक रिलेशन है। फिर 6 जो है वो 10 से रिलेट कर रहा है। ये देखिए, ये जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। और फिर 8 जो है वो 10 से रिलेट हो रहा है, 8 10 से। तो अगर मैं अपनी स्टार्टिंग में बताऊं तो स्टार्टिंग में अगर आप नोट करें तो ये आपके पास जो ट्रांजिटिव वाली जो एज थी वो अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से ही मैं आपको दिखाता हूँ। जो ओरिजिनल मैंने प्रॉब्लम को ड्रॉ किया था, ज़रा इसको देखिए। तो इसमें ये ट्रांजिटिव वाली एज नहीं है, यानी 6 10 जो है आपके पास, इसमें एक नया नंबर इंक्लूड है, एक नया ऑर्डर पेयर इंक्लूड है। तो जब आप इस 6 10 को इंक्लूड करते हैं तो जो भी आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन है वो बेसिकली ट्रांजिटिव क्लोजर बन जाती है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये वॉर्शल एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने का सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वॉर्शल एल्गोरिथम एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें और लाइक भी करें। और मेरे चैनल पर अगर आप कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो मैं आपके कमेंट्स को बहुत सीरियस लेता हूं, और अगर इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।